तो सबसे पहले बात होगी यूपी और एमपी की, जहां पर आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लंबे लॉकडाउन के बाद दोनों सूबे आज से धीरे धीरे खुलने लगेंगे। हम आपको बता दें कि यूपी में 600 एक्टिव केसेस वाले 14 जिलों को छोड़कर बाकी इलाकों में आज से कोरोना कर्फ्यू खत्म हो गया है। इन इलाकों में अब हफ्ते में सिर्फ कुछ ही दिनों कर्फ्यू लगाया जाएगा। 600 से ज्यादा एक्टिव केसेस वाले 14 जिलों में कोई राहत नहीं दी गई है। तो ये यूपी का लॉकडाउन अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे लगातार बढ़ते मामलों के बीच अब थोड़ी राहत दिखने लगी है। कंटेनमेंट जोन के बाहर हफ्ते में 5 दिन दुकानें खुली रहेंगी। कंटेनमेंट जोन के बाहर सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक, यानी कि कुल 12 घंटे तक दुकानें खोली जाएंगी ताकि दुकानदारों को फौरी तौर पर राहत दी जा सके। लगभग 1.5 महीने का वक्त बीत चुका है लॉकडाउन हुए। रात का कर्फ्यू पहले की तरह ही जारी रहेगा, यानी कि रात को गतिविधियां सामान्य नहीं की गई हैं। और साथ ही आपको बता दें कि लॉकडाउन आज 1 तारीख से यूपी और एमपी में कई जगहों पर खोला जा रहा है। वीकेंड लॉकडाउन पूरे यूपी में जारी रहेगा, यानी कि शनिवार और इतवार को लॉकडाउन संपूर्ण रूप से लागू रहेगा। तो आपको हम वो जिले दिखा रहे हैं जहां पर कर्फ्यू जारी रहेगा। लखनऊ, मेरठ, सहारनपुर, वाराणसी, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, झांसी, इन तमाम जगहों पर 600 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। यही वजह है यहां पर कर्फ्यू जारी रखने के लिए कहा गया है। लखीमपुर खीरी, जौनपुर, गाजीपुर, बरेली, इन तमाम जगहों पर कर्फ्यू जारी रहने वाला है। तो ये वो जगह है, ये वो जिले हैं जहां पर कर्फ्यू जारी रहेगा। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि मध्य प्रदेश में भी आज से अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अनलॉक वहां पर जारी रहने वाला है। हम आपको दिखा रहे हैं वो जगह, वो उद्योग जो खोले जाएंगे, रेस्टोरेंट, सार्वजनिक परिवहन, सभी प्रकार के निर्माण कार्य, धोबी, ड्राइवर, मेड, कुक का आवागमन। तो इन इलाकों में सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक दुकानें खुली रहेंगी, रेस्टोरेंट्स खुले रहेंगे। और साथ ही धीरे धीरे अनलॉक की प्रक्रिया अब यूपी और एमपी में होने लगेगी। तो जिन 14 जिलों में पहले की तरह कोरोना कर्फ्यू रहेगा, उनमें तमाम वो जगह हमने आपको दिखाई जहां पर अभी भी कर्फ्यू जारी रहने वाला है। एमपी की भी हमने बात करी, किन चीजों पर पाबंदी जारी रहने वाली है और आज से क्या कुछ खुल रहा है। उद्योग धंधे, किराना दुकानें, फल सब्जी की दुकानें, रूम डाइनिंग के साथ साथ रेस्टोरेंट, सार्वजनिक परिवहन, सभी प्रकार के सामान और माल की आवाजाही की इजाजत मिल गई है। धोबी, ड्राइवर, मेड, कुक के काम करने को भी अनुमति मिल गई। तो यूपी के सभी 75 जिलों में 18+ उम्र वर्ग वालों को टीकाकरण आज से शुरू किया जाएगा। वैक्सीनेशन का ये अभियान डिले हो चुका है और ऐसे में तमाम यूपी के वो जिले जहां पर 18+ वैक्सीनेशन नहीं शुरू हुआ था, वहां पर अब वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। रवीश पाल सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त भोपाल से जुड़ गए हैं। अभिषेक मिश्रा हमारे संवाददाता इस वक्त लखनऊ से तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अभिषेक का रुख करेंगे, लखनऊ से जानकारी लेंगे। अभिषेक, किस तरह से आज वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को अंजाम दिया जाएगा, क्या इसके लिए तैयारी की गई है, किस तरह से बूथ बनाए गए हैं और कैसे डिवीजन किया जाएगा लोगों का कि वो पहले रजिस्ट्रेशन कराएं और उसके बाद वैक्सीनेशन सेंटर तक पहुंचे? देखिए बिल्कुल नेहा, आज की तारीख से उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में 18 से 44 वर्ष के लोगों को ये वैक्सीनेशन मिलने लगेगा। अभी तक इसकी संख्या सीमित थी, कुल 23 जिलों में ये टीकाकरण हो रहा था, लेकिन आज से सरकार ने इसको तमाम 75 जिलों के लिए शुरू कर दिया है। इसमें अगर हम बात करें तो सरकार ने एक हफ्ते में लगभग 11 लाख की क्षमता तक लोगों को पहुंचाने की बात कही है, क्योंकि जिस तरीके से सेंटर्स पे ये के हिसाब से जो इसका आकलन किया जाता था, उसमें वेस्टेज जो दिखाई देता था, उससे इसका सही आकलन नहीं हो पाता था। तो कैपेसिटी के हिसाब से इस बार आकलन किया जाएगा और सरकार का मानना है कि इस महीने यानी जून में 1 करोड़ से ज्यादा वैक्सीनेशन इस बार करना है। इसको लेकर के एक्शन प्लान बनाया गया है। दूसरी तरफ ग्रामीण क्षेत्रों में भी फोकस सरकार का है। अलग अलग गांव में मिला करके एक सेंटर बना के वहां पर वैक्सीनेशन कराने की बात की गई है। हालांकि चुनौती सरकार के आगे ये भी है कि ग्रामीण इलाकों में कई ऐसे गांव हैं जहां लोग इस वक्त वैक्सीन को लेकर के भ्रम की स्थिति में है, जो इच्छुक नहीं है।
वहां भी जागरूकता के जरिए सरकार को इसे बढ़ाने की कोशिश करनी होगी। लेकिन अगर आंकड़ों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में लगभग इस वक्त 30 लाख के करीब जो है वैक्सीन उपलब्ध है, जिसमें 15 लाख की जो वैक्सीन है वो 18 से 44 और 17 लाख के करीब जो है वो 45 प्लस के ऊपर वाली उपलब्ध है। यानी वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, लेकिन हाँ, सरकार को ये जरूरत है कि ज्यादा से ज्यादा क्षेत्रों में पहुंचाने के लिए इसको और लोगों तक, खासतौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूक करने की जरूरत सरकार को नजर आ रही है, जिसके जरिए ही इस पूरी जो टीकाकरण है उसको सरकार ज्यादा लोगों तक पहुंचा पाए। रवीश पाल सिंह हमारे संवाददाता भी भोपाल से लगातार बने हुए हैं। रवीश, जिस भ्रम का जिक्र यहां पर अभिषेक कर रहे हैं, उसी तरह की भ्रम की स्थिति क्या मध्य प्रदेश के भी अलग अलग इंटीरियर इलाकों में देखी जा रही है? क्या लोग वैक्सीनेशन लेने से परहेज कर रहे हैं? किस तरह का वहां पर माहौल है? क्या लोग बढ़ चढ़ कर आज आएंगे, हिस्सा लेंगे? देखिए नेहा, आपको बता दें कि मंगलवार को मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन नहीं होता है। हफ्ते में सिर्फ 4 दिन वैक्सीनेशन होता है, सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शनिवार को। लेकिन जिस भ्रम की आप बात कर रही हैं वो बिल्कुल सही है, क्योंकि कई जो अंदरूनी इलाके हैं मध्य प्रदेश के, खासतौर से जो ग्रामीण इलाके हैं, वहां पर लोगों में कई तरीके की भ्रांतियां हैं, भ्रम है। ये रिपोर्ट हमने पहले भी दिखाई थी और अभी भी हम आपको बताएं कि ऐसी खबरें कई अंचलों से निकल के आ रही हैं, ग्रामीण अंचलों से, जहां पर लोग वैक्सीनेशन से डर रहे हैं। उनके मन में कई तरीके के सवाल है और इसीलिए ये जो किल कोरोना कैंपेन शुरू किया गया है सरकार की तरफ से, इसके तहत लोगों को न केवल कोरोना से बचने की सलाह दी जा रही है, कैसे बचना है इसके बारे में बताया जा रहा है, बल्कि वैक्सीनेशन पे जो भ्रम बना हुआ है उसे भी दूर करने की कोशिश की जा रही है। ग्रामीण इलाकों में टीमें जा रही हैं, लोगों से बात कर रही है और उन्हें समझा रही है कि वैक्सीनेशन ही फिलहाल इस कोरोना वायरस से लड़ने का इकलौता हथियार है, इसलिए ग्रामीण इससे डरे नहीं। उन लोगों को साथ में ले जाया जा रहा है गांव के, जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है, दोनों डोज लगवाए हों और वो सुरक्षित हैं, उनसे लगातार बात करवाई जा रही है, ताकि लोग जो है उनके मन में अगर किसी तरीके को डर हो तो कम से कम अपने गांव के ही एक शख्स को देख करके वो डर दूर हो। इन सब के बीच आज से, क्योंकि मध्य प्रदेश में अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है, तो फिर वैक्सीनेशन को बहुत आगे ले जाना सरकार की प्राथमिकता भी बन गई है, क्योंकि लोग अब बाहर निकलेंगे। अब पहले दिन की तस्वीर भी हम आपको दिखा देते हैं अनलॉक की, कि जो किराना की दुकान है वो 1 महीने से बंद थी, अब खुली है। तो सुबह से कैसे आप देखिए सामने तस्वीरों में, जो किराना की दुकानें हैं जो कम से कम बीते 35 दिनों से कोशिश में थे कि ये खुल जाए शायद, लेकिन अब ये अनलॉक हुआ है, तो अब लोग सुबह से यहाँ पहुंचना शुरू हुए हैं, दुकानदारों ने अपनी दुकानें खोल ली हैं। सरकार को पता है कि अब अनलॉक के बाद लोग बाहर निकलेंगे बाजारों में, तो ऐसे में कोरोना वायरस से अगर बचना है तो जितना जल्दी हो सके टीकाकरण करना होगा। लेकिन सवाल वही है कि वैक्सीन कितनी उपलब्ध है। अगर वैक्सीन उपलब्ध होती तो हफ्ते में सिर्फ 4 दिन वैक्सीनेशन नहीं होता मध्य प्रदेश में। फिलहाल मध्य प्रदेश में यह स्थिति है कि वैक्सीन की सीमित संख्या के चलते वैक्सीनेशन का जो काम है वो हफ्ते में सिर्फ 4 दिन होता है, और इसीलिए सरकार ये मान के चल रही है कि जब तक पूरी तरीके से स्टॉक जितना मांगा है उन्होंने अगर वो मिल नहीं जाता, तब तक इसी प्रक्रिया को इसी रफ्तार से आगे बढ़ाते जाए। ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। यूपी और एमपी की तस्वीर दिखाते हुए हमारे दोनों संवाददाता और बताते हुए कि कैसे वैक्सीनेशन ड्राइव अब तेजी से वहां शुरू हो सकेगी, क्योंकि अनलॉक की प्रक्रिया इन दोनों सूबों में आज से शुरू हो रही है। और दोनों सूबे के मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं वैक्सीनेशन को लेकर, उनकी संख्या को लेकर, देखिए। हमारे लिए व्यक्ति का जीवन भी महत्वपूर्ण है और उसकी जीविका भी महत्वपूर्ण है। इन दोनों में संतुलन बनाए रखते हुए हमें आगे बढ़ना होगा, और जीवन और जीविका को बचाने के लिए किए जाने वाले प्रयास में सरकार ने आज कुछ और निर्णय किए हैं। खासतौर पर जिन जनपदों में अभी भी एक्टिव केस 600 से ज्यादा हैं, उन जनपदों में अभी कोरोना कर्फ्यू हम लागू रखेंगे। अगले 1 सप्ताह के लिए इसको लागू रखा है, लेकिन अगर वहां इस दौरान 600 से कम केस होते हैं तो वहां स्वतः ही कोरोना कर्फ्यू समाप्त होगा। कोरोना कर्फ्यू में ढील कैसे दी जाएगी, धीरे धीरे अनलॉक कैसे करेंगे, ये जवाबदारी, जिम्मेदारी कोरोना के संक्रमण को रोकने की, नियंत्रित करने की और खत्म करने की अब जनता ने अपने कंधों पर उठाई है। आज जनता फैसला करेगी और सरकार उसी फैसले को लागू करेगी। और कोरोना के अलग अलग वेरिएंट्स को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक नाम दिया है। दरअसल तकनीकी शब्दों में कहें तो वायरस पर WHO ने एक लेबल लगा दिया है। लेबल के लिए ग्रीक शब्दावली का चयन किया गया है। अब कोरोना के वेरिएंट्स को इंडियन वेरिएंट्स या यूके वेरिएंट्स या यूएस वेरिएंट्स जैसे नामों से नहीं बुलाया जाएगा। दरअसल इन नामों
से संबंधित देशों से आपत्ति दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद अब इनके नाम बदल दिए गए हैं। अब आपको बताते हैं किस वेरिएंट पर WHO ने कौन सा लेबल लगाया है। यूके में सितंबर में मिले वेरिएंट को अल्फा कहा जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में मई में मिले वेरिएंट को बीटा, ब्राजील में नवंबर 2020 के वेरिएंट को गामा और भारत में अक्टूबर में मिले वेरिएंट को डेल्टा कहा जाएगा। अमेरिका में मार्च 2020 में मिले वेरिएंट को एप्लिसन और ब्राजील में अप्रैल 2020 में मिले वेरिएंट को जीटा कहा जाएगा। विभिन्न देशों में पिछले साल दिसंबर में मिले वेरिएंट को ईटा फिलीपींस में और जनवरी में मिले वेरिएंट को थीटा, अमेरिका में नवंबर में मिले वेरिएंट को आयोटा और भारत में अक्टूबर में मिले वेरिएंट को कापा नाम से जाना जाएगा। साथ ही आपको यह भी बता दें, आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उस कश्मीरी बच्ची की जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। होमवर्क से परेशान बच्ची ने सीधे पीएम से गुहार लगाई है। छोटे छोटे बच्चों से इतना होमवर्क क्यों कराया जाता है? अस्सलाम वालेकुम मोदी साहब, मैं एक लड़की बोल रही हूँ, मैं 6 years old। मैं आपको जूम क्लास की बड़े और छोटा बोल सकती हूँ। छोटे बच्चे जो होते हैं, जो 6 years old होते हैं, उनको ज्यादा क्यों रखते हैं काम मैडम और टीचर? नहीं, मैडम और सर क्यों रखते हैं? इतना काम होता है बड़ू बच्चों को। जब मैं सुबह उठती हूँ 10 बजे, मुझे दो बजे तक होती है क्लास। एक होती है इंग्लिश, उसके बाद मैथ, उसके बाद उर्दू, उसके बाद EVS, उसके बाद कंप्यूटर। इतना ज्यादा काम रखते हैं बड़ू बच्चों को, जो थे 7, 6, 10। छोटे बच्चों को इतना काम क्यों रखते हैं मोदी साहब? मासूम सी बच्ची की बोली भली ही मासूम है, लेकिन इस सवाल का जवाब तो हर बच्चा जानना चाहता है। होमवर्क का बेइंतहा बोझ मासूमों पर क्यों? छोटे बच्चे जो होते हैं, जो 6 years old होते हैं, उनको ज्यादा क्यों रखते हैं काम मैडम और टीचर? नहीं, मैडम और सर क्यों रखते हैं? इतना काम होता है बड़ू बच्चों को। जब मैं सुबह उठती हूँ 10 बजे, मुझे दो बजे तक होती है क्लास। एक होती है इंग्लिश, उसके बाद मैथ, उसके बाद उर्दू, उसके बाद EVS, उसके बाद कंप्यूटर। इतना ज्यादा काम रखते हैं बड़ू बच्चों को। जम्मू कश्मीर की इस बच्ची का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो इतने शेयर हुए कि जम्मू कश्मीर के LG मनोज सिन्हा तक पहुंच गया। LG ने बच्ची के सवालों का संज्ञान लेते हुए 48 घंटे के भीतर स्कूली शिक्षा विभाग को ऐसी नीति पेश करने को कहा है जिससे बच्चों का होमवर्क का बोझ कम किया जा सके। LG मनोज सिन्हा ने ट्वीट किया, बहुत ही मासूम भरी शिकायत। स्कूली बच्चों पर होमवर्क का बोझ कम करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग को 48 घंटे के भीतर नीति बनाने का निर्देश दिया है। बचपन की मासूमियत भगवान का उपहार है और उनके दिन जीवंत, आनंद और आनंद से भरे होने चाहिए। छोटे बच्चे जो होते हैं, जो 6 years old होते हैं, उनको ज्यादा क्यों रखते हैं काम मैडम और टीचर? नहीं, मैडम और सर क्यों रखते हैं? इतना काम होता है बड़ू बच्चों को। जब मैं सुबह उठती हूँ 10 बजे, मुझे दो बजे तक होती है क्लास। एक होती है इंग्लिश, उसके बाद मैथ, उसके बाद उर्दू, उसके बाद EVS, उसके बाद कंप्यूटर। इतना ज्यादा काम रखते हैं बड़ू बच्चों को। ऐसा नहीं है कि सरकार बच्चों की इस परेशानी से अनजान है। पिछले साल आई नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इसे लेकर कुछ प्रावधान किए गए हैं। नई नीति में बच्चों के कंधे से बस्ते का बोझ हल्का करने के साथ साथ होमवर्क कम करने का भी प्रावधान किया गया है। नीति में कहा गया है कि बच्चों को ज्यादा होमवर्क नहीं दिया जाएगा, लेकिन इसमें असली समस्या इसे लागू करने को लेकर है, क्योंकि ज्यादातर स्कूल अभी भी इसे लागू नहीं कर पा रहे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में पहली से लेकर 10वीं तक के छात्र छात्राओं के स्कूली बस्ते का भार
उनके शारीरिक वजन के 10% से अधिक नहीं होगा। यानी पहली दूसरी कक्षा के बस्ते का वजन 1.5 किलो से ज्यादा नहीं रहेगा। तीसरी से 5वीं कक्षा तक ये सीमा 3 किलो तक होगी। वहीं छठी व 7वीं कक्षा के छात्रों के बस्ते का बोझ सिर्फ 4 किलो निर्धारित किया गया है। इतना वजन बच्चे आसानी से उठा सकेंगे। जाहिर है बच्चों के समग्र विकास के लिए जरूरी है कि बस्ते और होमवर्क के बोझ को कम किया जाए। पीएम मोदी से ये बच्ची यही गुहार कर रही है। सुनील जी भट्ट, जम्मू आज तक। खैर, ये बच्चे अपने ज्यादा होमवर्क से परेशान है, तो वहीं 12वीं क्लास के बच्चे अपने अनिश्चित भविष्य को लेकर परेशान हैं। 12वीं के इम्तिहान कब होंगे, कैसे होंगे भी या नहीं, इसे लेकर अब तक फैसला लटका हुआ है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कल कहा कि 2 दिन के भीतर वो कोई फैसला कर ले। वैसे अटकलें तेज है कि शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक आज कोई बड़ा ऐलान कर सकते हैं। दरअसल 12वीं की परीक्षा को लेकर राज्यों से अलग अलग सुझाव आ रहे हैं। कुछ राज्य परीक्षा रद्द करने के हक में हैं, तो कुछ राज्य फॉर्मेट में बदलाव के साथ परीक्षा के हक में हैं। अब केंद्र सरकार के पाले में। बात अब बिहार की करेंगे, जहां परचून की दुकानों में सामान बिकना था, वहां अस्पताल चलाया जा रहा है। 6x8 के इन कमरों में दुकानों में इलाज और ऑपरेशन भी होता है। वहीं कोरोना की वैक्सीन का स्टोरेज भी है। अव्यवस्था और बदहाली की ये तस्वीर बिहार के सहरसा की है। कभी देखा है ऐसा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो दुकानों में चल रहा हो? शटर उठाइए, इलाज कराइए। शटर उठाइए, ऑपरेशन कराइए। शटर उठाइए, टीका लगवाइए। शटर उठाइए, भर्ती हो जाइए। तो अब तक आपने भले ही देखे हो नीतीश कुमार के बदहाल, खस्ताहाल, बेहाल अस्पताल, देखे हो आपने अस्पताली भूत बंगले या कचरे के अंबार में धंसा अस्पताल, लेकिन सहरसा के बनवा इटहरी प्रखंड का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र देखेंगे तो यकीन हो जाएगा कि बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की पृथ्वी अपने अस्पतालों को पाताल में खींच ले गई है। इस वक्त हम सहरसा जिले के बनवा इटहरी प्रखंड में मौजूद हैं और मेरे पीछे जो आप ये 5 दुकानें देख रहे हैं, दरअसल ये 5 दुकानें जो है, इन्हीं दुकानों में जो है बनवा इटहरी प्रखंड का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो है वो चलता है। देखिए किस तरीके से शटर उठाया जाएगा और अंदर जो आपको देखने को मिलेगा वो हैरान कर देगा। देखते चलिए क्योंकि बहुत कुछ है यहाँ देखने को। ये पहला जो है एक दुकान, इसका शटर उठेगा तो ये है रोगी पंजीकरण कक्ष है। और दूसरा यहाँ पे आप आ जाइए, जिसका शटर अभी उठाया गया है, ये है दवा वितरण और भंडारण कक्ष है। यहीं पे दवाइयाँ मिलती हैं, यहीं पे लोग जो आते हैं, मरीज आते हैं, उनको बताया जाता है क्या दवाएं उनको मिलेंगी। और ये तीसरा आप देख लीजिए, इसका भी शटर आप उठाइएगा तो अंदर यहाँ पर नर्स मौजूद है। जहां डॉक्टर बैठते हैं वहां देखेंगे तो डॉक्टर के अलावा जंग खाई हुई कुर्सियां मिलेंगी, कुछ रद्दी फाइलों का बंडल मिलेगा। यूं समझिए कि इतना कुछ यहाँ रखा है कि पैर रखने की भी जगह नहीं है। और बाजार समिति की ये जो 5वीं दुकान है, ये देखिए, ये 5वीं दुकान है। इसमें ये ओपीडी और शीत श्रृंखला है। और ये जो 5वां कमरा है, इसमें इस पीएचसी के जो डॉक्टर हैं, जो मुख्य डॉक्टर, वो बैठते हैं यहाँ पे, उनसे बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका सर? डॉक्टर लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण जी जी। डॉक्टर साहब ये बताइए कैसे काम करते हैं ये शटर वाला अस्पताल में आप लोग? यहाँ पर देखिए ओपीडी हम लोग चला लेते हैं, उसके बाद फिर यहाँ पर बीसीएम बैठते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर ऑफिस का जितना भी कार्यक्रम होता है देख लीजिए। बस इतना ही में जो है ना हम लोग का चलती है। 6x8 के इस दुकान में आप लोग का अस्पताल चल रहा है? क्या करें, किसी तरह हम लोग काम चला लेते हैं। इस 6x8 के कमरे में ऑपरेशन भी होता है। सही सुन रहे हैं, ऑपरेशन भी होता है। लेकिन होता कैसे है डॉक्टर साहब खुद बताएंगे। तो बताइए डॉक्टर साहब। ऑपरेशन हुआ, फिर इसको हटा दिया जाता है बाहर, फिर यहाँ बेंच लगा करके, हाँ, फिर इसको शटर को हाफ गिरा करके, तब जो है ना एक पर्दा लगा दिया जाता है। फिर उसी कर देते हैं यहीं पे? यहीं हम नहीं करते हैं, प्रभारी सर आते हैं तो करते हैं, यहीं पर करते हैं। यहीं हो जाता है, यहीं पर ऑपरेशन किया जाता है
और उसके बाद दूसरे के यहाँ अनिल और एक हैं अनिल मोदी, उनके घर में रखा जाता है। क्या चीज रखा जाता है? पेशेंट सबको। सुना कि नहीं, इस दुकान में ऑपरेशन करने के बाद कोई अनिल मोदी जी हैं, उनके घर में पेशेंट को रखा जाता है। 25 लोग स्टाफ है यहाँ पर, और आप देख लीजिए कैसे एक 6 बाई 8 के इस दुकान में जो है, ऐसे 5 दुकानें हैं, इसमें एक स्वास्थ्य केंद्र चल रहा है, एक अस्पताल चल रहा है। आप सोचिए कितनी हैरानी की बात होती है ये। आप जो बातें बता रहे हैं डॉक्टर साहब, उसको सुन के माथा चकरा जाता है। ये जो हिस्सा देख रहे हैं, कह रहे हैं यहाँ तो ऐसे डॉक्टर बैठते हैं, लेकिन जब यहाँ पर ऑपरेशन की ज़रूरत होती है तो ये टेबल हटाया जाता है, एक दूसरा ऑपरेशन बेड है उसको यहाँ लगाया जाता है, शटर आधा गिराया जाता है, पर्दा बनाया जाता है, उसके बाद मरीज का ऑपरेशन होता है। कहाँ रखा जाता है वो भी देख ही लीजिए। यहाँ देखिए इस घर में दवाइयाँ, इंजेक्शन सब जो है इस तरीके से यहाँ बिखरा पड़ा है। और यहीं पर देखिए ये जो बेड है, यही ऑपरेशन बेड है। अच्छा, ये स्ट्रेचर है। यहाँ देखिए बोरा भर भर के जो है यहाँ पर सिरिंज और दवाइयाँ यहाँ पर मौजूद हैं। एक निजी आवास है, और यहाँ पर अब देखिए किस तरीके से दवाइयाँ, इंजेक्शन, सिरिंज जो है वो यहाँ पर रखा हुआ है। और सुनिए, जहां ऑपरेशन के बाद मरीजों को रखा जाता है, उस निजी घर की मालकिन कहती हैं कि जरूरत पड़ने पर तो वो इलाज भी कर लेती हैं। और थोड़ा बहुत तो हम अपनी मतलब हल्का फुल्का होता है तो हम यहाँ हॉस्पिटल से सबकी दवाई सुई टोटल चीज ले लिए हैं। तो थोड़ा सा सर्जरी कटिंग वटिंग होता है तो बीटाडीन, डिटॉल सब चीज लेके रखे हैं हॉस्पिटल से। उसका हम जहाँ तक इलाज कर देती है, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का होता तो कर देते हैं। अच्छा। उसके बाद ज्यादा अगर सिलाई का जरूरत होता है तो जलाल जी को कॉल करके बुलाते हैं, वो आके कर देते हैं। सबसे जरूरी बात तो बतानी ही रह गई कि अस्पताल सुबह 8 बजे से 8 बजे तक ही खुलता है। इसके पहले या इसके बाद में अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसकी किस्मत, जहाँ चाहे वहाँ इलाज कराए, बस यहाँ का शटर न खटखटाए। 8 बजे से 8 बजे तक ही होती है, रात में नहीं, नाइट ड्यूटी यहाँ नहीं होती है। रात में बंद हो जाता है अस्पताल, क्योंकि यहाँ पर टॉयलेट की भी नहीं है व्यवस्था, पानी का भी व्यवस्था नहीं। कुछ व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। पानी है तो टॉयलेट की व्यवस्था नहीं। हाँ, टॉयलेट की कोई व्यवस्था नहीं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के खुलने का समय 8 से 8 इसलिए है क्योंकि यहाँ न पीने के पानी की कोई व्यवस्था है, न टॉयलेट। स्वास्थ्य कर्मी भी बेचारे करे ही क्या। फैसिलिटी नहीं है, ना पीने योग्य पानी है, ना ही लेटरिन बाथरूम है। हम लोग को बहुत दिक्कत होता है। तो कैसे आप लोग मैनेज करती हैं? आपका नाम क्या है? मेरा नाम है जोइस केरकेटा, ANM। अच्छा, कैसे आप लोग मैनेज करती हैं यहाँ पर? अगल बगल जाके सर मैनेज कर लेते हैं। डॉक्टर से सवाल किया गया कि अधिकारी ध्यान क्यों नहीं देते, जवाब भी सुन लीजिए। आते हैं, सिविल सर्जन साहब आते हैं, DM साहब कई बार लिख कर गए हैं, लेकिन होता कहाँ कुछ। आज पूरे तौर पर स्वास्थ्य विभाग लगा हुआ। धन्य है नीतीश कुमार, धन्य है उनका स्वास्थ्य विभाग और धन्य है उनके अस्पताल। जब भी दिल करे यहाँ आइए और शटर उठाकर बेशर्मी देख जाइए। रोहित कुमार सिंह, सहरसा, आज तक। वैक्सीन की महज एक डोज ही काफी है, ऐसे रिसर्च भी सामने आए जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि अगर कोरोना हो चुका है तो पर्याप्त एंटीबॉडीज बनाने के लिए वैक्सीन की एक डोज ही काफी है। ऐसे में बूस्टर डोज की जरूरत ही नहीं है। सरकार का महत्वाकांक्षी कोरोना टीकाकरण अभियान हिचकोले खा रहा है। न सिर्फ वैक्सीन की कमी है, बल्कि डर, अफवाह और वैक्सीन के असरदार होने पर जबरदस्त कंफ्यूजन है। इस बीच भारत में कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक V वैक्सीन लगाई जा रही हैं। इनमें भी सबसे ज्यादा डोज कोविशील्ड की लगाई जा रही है। अब तक लगी वैक्सीन डोज में से 90% से ज्यादा कोविशील्ड है। भारत सरकार अगले कुछ महीनों में इस बात पर रिसर्च करेगी कि क्या कोविशील्ड की सिंगल डोज कोरोना से रक्षा के लिए काफी है। हर वैक्सीन की अलग अलग डोज में समय का एक निश्चित अंतर होता है
और ये अंतर इसलिए होता है ताकि अच्छी मात्रा में एंटीबॉडीज बन सकें। कोविशील्ड को लेकर अलग अलग रिसर्च आई। वैक्सीन की डोज के बीच का गैप कई बार बढ़ाया गया। माना गया कि जो व्यक्ति कोरोना से बचा हुआ है उसे 2 डोज लगाने पर ही पर्याप्त एंटीबॉडीज बनेंगी। भारत में 4 करोड़ 30 लाख से ज्यादा लोगों ने दोनों डोज ली हैं और इनमें एंटीबॉडी भी बनी है। लेकिन बहुत से ऐसे केस भी होते हैं जिनमें एंटीबॉडी पर्याप्त मात्रा में नहीं बनती। एक्सपर्ट बताते हैं कि पर्याप्त एंटीबॉडी बनने का फार्मूला क्या है। वैक्सीन की एक सिंगल डोज सफिशिएंट होती है आपको प्रोटेक्ट करने में कोविड से, बट किसी भी वैक्सीन की एक बूस्टर डोज दी जाती है जो कुछ महीनों बाद दी जाती है, कई बार 3 महीने बाद, 6 महीने बाद या 1 साल बाद, जिसका काम होता है मेमोरी सेल्स बनाना जो आपको लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी देते हैं। कुछ पेशेंट्स होते हैं या लोग होते हैं जिनको 2 डोज लग गई होती है वैक्सीन की, बट उनका एंटीबॉडी काउंट नेगेटिव होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोविड से प्रोटेक्टेड नहीं है। वैक्सीन जब लगती है उससे एक टी सेल रिस्पॉन्स भी जनरेट होता है जो एंटीबॉडी टेस्ट में दिखता नहीं है, बट लोग उससे प्रोटेक्टेड होते हैं। सवाल ये भी है कि कोरोना से ठीक हुए मरीजों में एंटीबॉडीज कितनी तेजी से बनती हैं। वैज्ञानिक इसका जवाब तलाश रहे हैं। साइंस जर्नल नेचर में पब्लिश हुई रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना से ठीक हुए लोगों में वैक्सीन की 1 डोज काफी है। उन्हें बूस्टर या दूसरी डोज लगाने की जरूरत ही नहीं है। वैज्ञानिक कहते हैं कि ऐसे लोगों में एंटीबॉडी प्राकृतिक रूप से बनती है और अगर कोरोना से रिकवर हुए लोगों को वैक्सीन का 1 डोज भी मिल जाए तो इम्यूनिटी लंबे समय तक बनी रहती है। इसके साथ ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने भी अपनी स्टडी में पाया है कि कोरोना से ठीक हुए लोगों के लिए वैक्सीन की 1 डोज ही पर्याप्त है और उन्हें दूसरे डोज की जरूरत नहीं है। हालांकि BHU के वैज्ञानिकों ने 20 लोगों पर अध्ययन किया है और इस रिसर्च को पब्लिश करने के लिए भेजा है। आगे और गहरी रिसर्च भी हो सकती है, लेकिन ये एक संकेत तो है ही। तो वो लोग जो कि कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से उबर चुके थे, जो लोग ठीक हो चुके थे, उनमें फर्स्ट और सेकेंड वीक में ही एंटीबॉडीज बन गई, पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडीज बन गई। जबकि वो लोग जो लोग कोरोना वायरस जिनको इन्फेक्शन नहीं हुआ था उनमें 3rd और 4th वीक में जाकर के एंटीबॉडीज बनी, कम एंटीबॉडीज बनी। और दूसरी चीज 90% लोगों में ही बनी। जो 10% लोग थे उनमें हम लोगों ने अभी 7-8 वीक्स तक चेक किए हैं, बट उनमें अभी तक एंटीबॉडीज नहीं बनी है। तो ये बहुत ही साफ है कि वो लोग जो कोरोना वायरस से इन्फेक्शन से निकल चुके हैं वो लोग जो है वो सिंगल शॉट उनके लिए एनफ है एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने के लिए। संस्थान के वैज्ञानिकों ने अपनी रिपोर्ट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से साझा किया है और ये सुझाव दिया है कि कोरोना से ठीक हो चुके लोगों को वैक्सीन की 1 डोज ही दी जाए। इससे वैक्सीन का संकट दूर होगा। वैक्सीन की कमी है, करोड़ों लोग कतार में हैं और सबकी उम्मीद यही है कि पर्याप्त एंटीबॉडीज बन जाएं ताकि कोरोना जानलेवा ना हो और शरीर संक्रमण से लड़ सके। सिंगल डोज वाली कई वैक्सीन आने वाली हैं। स्पुतनिक लाइट और मॉडर्ना की सिंगल डोज वैक्सीन पर भारत की नजर है और इसी के साथ भारत इस संभावना को भी खंगाल रहा है कि क्या कोविशील्ड की 1 डोज लोगों को इम्यूनिटी देने में सक्षम होगी। मिलन शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो।